जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी जेई 2024 का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी जेई के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ आ सकती हैं और क्या क्या उसका सिलेबस, क्या पढ़ना चाहिए, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, और सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम लोग आरआरबी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आरआरबी का एग्ज़ाम देने से पहले उसका जोन सेलेक्ट करना पड़ता है। हर जोन का अलग अलग कट ऑफ होता है और उसका एग्ज़ाम डेट सेम होता है और पैटर्न भी सेम होता है, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप जिस जोन में आप कंफर्टेबल, आपके अकॉर्डिंग आप अपने जोन का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको अपनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और अगर आप आरआरबी जेई पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसी के बाद ही आप आरआरबी के जेई पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं इस साल की जो नोटिफिकेशन। आप सभी ने अपनी आंसर की देख ली होगी और आप सभी को पता चल गया होगा कि CBT 2 की तैयारी चालू कर देनी है। तो PWSM बैचेस फॉर यू, चैन बैच फॉर SSC जेई 2024 CBT 2 वो आपको मिलेगा 499 रुपये का। SSC जेई CBT 2 टेस्ट सीरीज वो मिलेगा आपको 99 रुपये का। SSC जेई 2025 फाउंडेशन बैच वो मिलेगा 2699 रुपये का। अशोका 2.0 बैच सी वो मिलेगा 3299 रुपये का। आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2.0 बैच बी वो मिलेगा 2499 रुपये का। कर्तव्य बैच बी वो आपको मिलेगा 3999 रुपये का, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी भी मिलेगी। यूपी SSC जेई 2.0 फाउंडेशन बैच फॉर सिविल वो मिलेगा 1999 रुपये का। चाणक्य AJ VOD बैच वो आपको मिलेगा 1999 रुपये का। चाणक्य बैच बी जिसमें नॉन टेक का वीडियो लेक्चर्स मिलेगा वो 999 रुपये का मिलेगा। आरआरबी ALP 2024 असिस्टेंट लोको पायलट CBT 1 एंड 2 इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे वो मिलेगा 999 रुपये का। बैच ऑफिसर SSJ आरआरबी जेई NHPC UPPSC DSSB जेई DFCCIL UPPSC MPPSC RSM SSB जेई बार्क इसरो और स्टेट AJ एंड PSU aspirants based on new exam pattern and syllabus lecture will be delivered in English language. Class note, DPP and DP solution is also provided. Chapter wise shortness is also provided. Weekly test, subject wise test and mock test is also provided. Live lecture by India faculty on PWF और एक आपको एक्स्ट्रा डाउट रीजन मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हैं। Also PW is providing AJ खजाना with the batches at just 1499 in which you get recorded lecture by India's best faculty on PWF. DPP and DPP solution will also provided in bilingual language. Also अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं RIS 200 तो आपको इंस्टेंट 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा ऑन PWF। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो जल्दी जाइए PW के ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स को परचेस कीजिए। आरआरबी जेई की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट की वैकेंसी 7346, जूनियर इंजीनियर IT के लिए है 398, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए है 150, केमिकल सुपरवाइज़र के लिए है 5 और मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र के लिए है 12, यानी टोटल 7911 वैकेंसीज़ हैं। कुछ एग्ज़ाम समरी देख लेते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड करता है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से ऑर्गेनाइज करता है और पोस्ट जिसके लिए वैकेंसीज़ आई हैं वो रेलवे जूनियर इंजीनियर, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल सुपरवाइज़र एंड मेटलर्जिक सुपरवाइज़र के लिए है। टोटल वैकेंसीज़ आई हैं 7911। कैटेगरी जो गवर्नमेंट जॉब है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी आपको नोटिफाई कर दी जाएगी। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया होती है। सिलेक्शन प्रोसेस होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद आपको सेकंड स्टेज में जाना पड़ता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिंग। ये चारों स्टेज क्लियर करने के बाद ही आपका सिलेक्शन कंफर्म होता है। तो आरआरबी जेई की जो सैलरी होती है वो लेवल 6 की होती है। जो पे मैट्रिक्स होता है उसका 30,400 प्लस अदर अलाउंस एज अप्लीकेबल होता है। और अगर आप आरआरबी जेई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज है वो देख लेते हैं। तो इसकी नोटिफिकेशंस में जुलाई से अगस्त के बीच में आ जाएगी और उसके बाद ही उसकी अप्लाई डेट भी आपको मिल जाएगी। एग्ज़ाम होने के चांसेस है सितंबर अक्टूबर में ही। और लास्ट सारी चीज़ें अभी अपडेट नहीं हुई, जैसी अपडेट होंगी वो आप लोग को पता चल जाएगा। तो आरआरबी जेई रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फ़ी कितनी होती है? तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी 500 रुपये होगी। SC ST माइनॉरिटी और EWS वाले हैं तो 250 रुपये। एक्समैन PWBD मिल कैंडिडेट और ट्रांसजेंडर 250 रुपये हैं। तो ये बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फ़ी है। अब हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं कि आरआरबी जेई की कट ऑफ कैसी जाती है। तो हर जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है और किसी जोन की कट ऑफ कम होती है, किसी जोन की कट ऑफ ज़्यादा होती है। तो हम लोग एक एवरेज कट ऑफ लेके चलते हैं, सेफ कट ऑफ, जिसके अगर इतना मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आप किसी भी जोन में हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। तो अगर आप अनरिजर्व की कैंडिडेट है तो आप अज्यूम करके चलिए कि 70 to 80 मार्क्स। थोड़ा टफ है कि आउट ऑफ 100 आपको 70 to 80 लेकर आना है, लेकिन अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो आपको ये लेके ही आना पड़ेगा। ये CBT 1 का है।
ओबीसी वाले हैं तो 60 to 70, एसटी वाले हैं तो 50 to 70 और 50+ एसटी वाले। ये CBT 1 में ये अगर आप लेकर आ रहे हैं, आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं तो आप कंफर्म है कि आप सेफ जोन में हैं। एक फ्री एडवाइस दूंगी कि अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी के यानी ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप अनरिजर्व वालों को ही अपनी कट ऑफ का टारगेट लेकर चलिएगा, तो फिर आपको एक सेफ आपको एक स्ट्रॉन्ग वो मिलेगा कि आपका हाँ इससे कम तो आपका कट ऑफ जाएगा ही नहीं, चाहे आप किसी भी रीज़न में होंगे। तो आपके लिए जो बेस्ट एडवाइस रहेगी कि आप अनरिजर्व वालों को ही अपना कट ऑफ लेके चले, मतलब अपना टारगेट लेके चले एटलीस्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं CBT 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये आउट ऑफ 150 होता है, लेकिन ये हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि इट्स सिर्फ टेक्निकल का, मतलब ये इतने आपको एक्सपेक्टेड टेक्निकल में टारगेट लेके चलना है कि अगर आपको टेक्निकल में इतना आ रहा है तो बाकी GK GS वगैरह में जो 50 मार्क्स है वो तो आप टारगेट अचीव कर ही सकते हैं। मतलब बाकी सपोज करिए कि 150 में से अगर कट ऑफ 120 या 100 भी जा रहा है और आपने से 65 इसमें से ही अचीव कर लिया और उसमें से 50 आप उसमें से 50 में से 40 भी लेके आ रहे हैं GK GS वगैरह में, तो अगर आप 105 ले रहे हैं यानी आपका कट ऑफ ईजिली अचीव हो गया है। तो जो अपर अनरिजर्व वाले हैं वो 65 to 75 लेके चले अपना कट ऑफ, ओबीसी वाले 60 to 70, एससी एसटी 55 to 65 और एसटी वाले 50 to 60। तो ये हम लोग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए जो हम लोग के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोग का टारगेट कट ऑफ ये होना चाहिए, क्योंकि हर जोन का अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी भी जोन के हैं और अगर आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं तो आप एक सेफ साइड खेल रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग सिलेबस क्या होता है CBT 1 में। तो CBT 1 होता है वो पूरा नॉन टेक होता है, प्योर नॉन टेक होता है। तो उसमें ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। और MCQ बेस्ड पेपर होता है, पूरा MCQ क्वेश्चंस होते हैं। तो जो मेन टारगेट आपका होना चाहिए वो मैथ और रीजनिंग होना चाहिए, क्योंकि ये अकेले ही 55 एंड कर लेता है। तो आपको जो टारगेट करना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप जाइए जनरल साइंस की तरफ। जनरल साइंस में आपका आ जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आप जाके टारगेट करिए जनरल अवेयरनेस का। तो ये CBT 1 का सिलेबस होता है। अब हम लोग मटेरियल देख लेते हैं CBT 1 के लिए। तो ये बेसिक बुक लिस्ट है। अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो आप अगर स्टार्टिंग किया आपने तो पहले आप RS अग्रवाल से शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिक से एडवांस सारे क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद फिर PYQ लगाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा PYQ लगाइएगा आपको उतना आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुके होंगे। और जो बाकी कॉन्सेप्ट अगर कहीं रह भी गया होगा तो वो आपका PYQ लगाइएगा तब क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी टॉपिक हैं या फिर आपको कोई टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पर जाके बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। या फिर आप अपने आप भी कोई बुक या किसी फ्रेंड से आपको लग रहा है कि वो बेटर समझा सकता है आपको, तो आप वहाँ से जाके वो टॉपिक समझ सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल देख सकते हैं आप और PYQ लगा सकते हैं। या फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं और आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे आपको रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप पहले कर सकते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर वहाँ जाके आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उससे आपकी, और इस एग्ज़ाम में स्पीड भी मैटर करती है। तो अगर आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका वो बैठेगा उस टॉपिक को लेके। फिर जनरल अवेयरनेस देखते हैं। तो जनरल अवेयरनेस के लिए बेस्ट है ल्यूसेंट। अगर आप ल्यूसेंट कर ले रहे हैं तो आपके उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। नहीं तो आप मेड इजी की GK की बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी सारे टॉपिक कवर्ड हैं जो कि जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। और उसके बाद आप PYQ लगा सकते हैं। तो आप लास्ट ईयर के जो लास्ट 10 to 20 ईयर्स के PYQ उठा के और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और PYQ की बुक भी आती है, आप उसको भी कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन जाके बहुत सारी प्ले लिस्ट पे है जिसमें सॉल्व करवाया गया है। अगर आप कहीं अटक रहे हैं PYQ तो आप वो प्लेलिस्ट जाके भी चेक कर सकते हैं। जनरल साइंस देखें तो बेस्ट है अगर आपके पास टाइम है। और जनरल साइंस जैसे अभी 12 महीने हैं या फिर 10 महीने हैं एग्ज़ाम में, तो आप चाहें तो NCERT की बुक फॉलो कर सकते हैं। उससे आपका सारा बेसिक टू एडवांस सारा क्लियर हो जाता है। और अगर टाइम नहीं है तो आप की बुक फॉलो कर सकते हैं और PYQ लगा सकते हैं। और इसके लिए भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिन्होंने समरी के रूप में या फिर बहुत समराइज फॉर्म में ल्यूसेंट जाके वहाँ से भी ये इन सारी बुक लिस्ट को चेक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन। CBT 2 का सिलेबस देख लेते हैं। तो CBT 2 में जनरल अवेयरनेस होती है, जनरल साइंस होती है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस होती हैं, बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के क्वेश्चंस होते हैं और टेक्निकल एबिलिटी होती है। तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स होते हैं कंप्यूटर के वो भी 10 क्वेश्चन होते हैं, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन होते हैं। और जो की चेंज है मतलब कि जो होती है
एग्ज़ाम को क्लियर करने की होती है वो आपकी टेक्निकल एबिलिटी होती है। CBT 1 आपका नॉन टेक होता है, तो आप CBT 1 के पहले अपना टेक्निकल पार्ट कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जब CBT 2 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जितना आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका उतना ज़्यादा रैंक इंप्रूव होगी। तो आप जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस कहाँ से पढ़नी है, तो अगर आप बेसिक कंप्यूटर्स की है तो उसकी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, हर चैनल्स पे है ही ऑलमोस्ट। अगर आपकी नहीं है तो हम लोग आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे, और नहीं तो आप PYQ अगर लगा रहे हैं तो उसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे PYQ, और नहीं तो आप बेसिक्स जो इसका कोर्स आता है, जो इसका सिलेबस है कंप्यूटर का, आप उसके भी बेसिक्स जाके चेक कर लीजिएगा, तो ये आपके 10 मार्क्स ईजिली अचीव हो जाएंगे। एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, ये भी अगर 10 मार्क्स में अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो बहुत सारी बुक लिस्ट है और बहुत सारी प्लेलिस्ट भी है, आप वहाँ पे जाके भी एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन के पर्टिकुलर चैप्टर्स देख सकते हैं। और नहीं तो आप PYQ भी लगा सकते हैं, जितना आप PYQ लगाइएगा उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चंस लेता है, और वो टॉपिक को आप जाके ऑनलाइन या यूट्यूब पे देख सकते हैं, उससे भी आपको ये कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मेन आपका फोकस होना चाहिए CBT 2 में वो टेक्निकल होना चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा टेक्निकल पे फोकस करिएगा उतना ही आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। रीजनिंग के टॉपिक्स देख लेते हैं जो मेन है। जैसे CBT 1 है, अगर आप CBT 2 में तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपका CBT 1 क्लियर होगा। तो जो हम लोग का मेन टारगेट होना चाहिए अभी वो CBT 1 होना चाहिए। तो CBT 1 में जो मेन फोकस होना चाहिए वो मैथ और रीजनिंग है। तो पहले देख लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम, completion of incomplete pattern, figure counting, cube and dice, hidden image, mirror image, paper cutting and folding, missing number, arithmetic, reasoning, order and ranking, statement and argument, analogies, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, और ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो जनरल रीजनिंग में आते हैं। और ये सारे की प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे इसकी प्रैक्टिस भी कराए और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए गए हैं, और आपको इसको ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये आप इजीली अपना कवर कर सकते हैं। एप्टीट्यूड में देख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड में जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रेगनेंस, LCM, HCF, रेशियो एंड पोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम्स एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे भी आप जब आप RS अग्रवाल सोल्व कीजिएगा तो ये सारे टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, आप इजीली ये सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर लेंगे। तो आप RS अग्रवाल अच्छे से कीजिए, आपका ये कवर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो होता है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, जनरल स्पेसिफिक, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपके टेक्निकल और मैथ्स में नहीं आते वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसमें आ ही जाती हैं। तो अगर आप लोग इसको टारगेट करने हैं यानी जनरल अवेयरनेस का, तो आपको मेन टारगेट करना चाहिए करंट अफेयर को, क्योंकि अगर जनरल अवेयरनेस की अगर थ्योरली प्रैक्टिस करने चाहिएगा, अगर अच्छे से करने चाहिएगा तो इसमें 2 से 3 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो आपको जो फोकस करना है वो करंट अफेयर को करना है। तो इसकी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, लास्ट 1 ईयर की, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर, तो आपका ईजिली ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। और अगर आपने NCERT कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब कोई आपका कवर हो जाएगा। तो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट भी देख लेते हैं। तो बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में आता है बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी, टाइप ऑफ पोल्यूशन, वेस्ट मटेरियल, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन। तो ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट में। अब देख लेते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में पूछे जाते हैं कंप्यूटर्स एंड देयर आर्किटेक्चर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, स्टोरेज डिवाइस, ऑपरेटिव सिस्टम, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजिंग, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर वायरस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके भी इजीली आपको किसी की भी प्लेलिस्ट देख लीजिए या फिर आप कोई भी PYQ लगाइएगा तो ये बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो 2-3 क्वेश्चन तो आप वैसे भी बना लेते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ PYQ लगाइए, आपकी क्लियर हो जाएगा। अब बच गया जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए बेस्ट है कि आप ल्यूसेंट लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप ल्यूसेंट कवर कर ले रहे हैं तो आपका मोस्ट जनरल अवेयरनेस भी कवर हो जा रहा है और GS भी कवर हो जा रही है। तो आई थिंक आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या करना है, पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, कब से अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।